नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम फ्रिक्शन के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे कल रह गए थे। हम थर्ड स्टेज के 17 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे थे। तो देखिए थर्ड स्टेज का 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। आपको गिवन है ब्लॉक P ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। अनदर ब्लॉक Q ऑफ सेम मास इज kept on P and connected to the wall with the help of a spring of spring constant K as shown in the figure. Mu s is the coefficient of friction between P and Q. The blocks move together performing SHM of amplitude A. The maximum value of the friction force between P and Q is. देखिए ये दो ब्लॉक है आपके पास, ये एक साथ मूव कर रहे हैं, वो कह रहा है SHM। तो जब मैक्सिमम यहाँ पर एक्सपेंशन होगा तो इस पूरे सिस्टम पर मैक्सिमम फोर्स क्या होगा। दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, यहाँ का कॉफिशिएंट आपको म्यू दिया है, राइट। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए होगा तो इस ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स मैक्सिमम कितना हो गया के। जब के ए फोर्स है तब ये साथ साथ मूव करते हैं। अगर एफ इज बढ़ जाए के ए से तो इनकी एक्सेलरेशन भी अलग अलग हो जाए। अब इस फोर्स से ये दोनों एक साथ मूव करेंगे तो कंबाइंड एक्सेलरेशन क्या हो गया, के ए बाय टोटल मास। अगर मैं इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो क्यू के लिए क्या है मेरे पास, इधर को एफ लगा कितना के ए, पीछे को क्या लगा फ्रिक्शन एफ, और ये एक्सेलरेट है इधर। और अगर मैं इसकी बात करूं पी की, तो पी पर फ्रिक्शन किधर होगा, इधर को, और एक्सेलरेशन ए। चाहे यहाँ से आप फ्रिक्शन फोर्स पता कर सकते हैं। एफ इक्वल टू क्या होगा एम ए, तो आप लिख सकते हैं एम के ए बाय 2m, एम से एम कैंसिल हो गया तो फ्रिक्शन इक्वल टू के ए बाय 2 हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब आपके पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 18 क्वेश्चन, सेम इसी कंसेप्ट का क्वेश्चन है, 2 ब्लॉक्स वाले सिस्टम का क्वेश्चन है जो हमने कल पढ़ा था। ए 40 kg स्लैब रेस्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस फ्लोर एज शो इन फिगर। ए 10 kg ब्लॉक रेस्ट ऑन द टॉप of the slab. The static friction coefficient between both is 0.6 and kinetic coefficient is 0.4. 10 kg block is acted upon by a horizontal force 100 Newton. The resulting acceleration of the slab is. देखिए आपके पास ये दो स्लैब है, एक 40 kg है और दूसरी 10 kg। इस पर आपके पास अप्लाइड फोर्स F है और F इज इक्वल टू 100 न्यूटन। मान लो दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं तो उस केस में आप लिख सकते हैं, अगर सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे नेट फोर्स बाय नेट मास कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये इसी से मूव कर रहे हैं, यहां पर अगर मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन देखूं तो क्या होगा, म्यू एस एन होगा। म्यू एस आपको कितना दे रखा है, म्यू एस क्वेश्चन में गिवन है 0.6 एंड एन आपके पास कितना है, यहां से 10g, तो आप कह सकते हैं कितना है 60। अगर ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करते हैं देन फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन बोथ विल बी स्टैटिक। मैं 40 kg ब्लॉक से देखूं तो 40 kg ब्लॉक पर अगर फ्रिक्शन फोर्स F लगता है, एक्सेलरेशन कॉमन A है, तो आप ऐसा लिख सकते थे F इक्वल टू एम ए। तो A इक्वल टू क्या है, जो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 60 होगी, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब बोथ आर नॉट मूव विद सेम एक्सेलरेशन, इसका मतलब दोनों डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव करेंगे एंड फ्रिक्शन बिटवीन बोथ विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट आपको दिया है, कितना दिया है क्वेश्चन में 0.6 दिया है, 0.6 इंटू 100, वैसे 9.8 लेना था तो 60 न्यूटन हो गया, तो आंसर थोड़ा कम आ जाएगा। ओके, तो आपके पास देखिए 60 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स है और इसने पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ द स्लैब। स्लैब का एक्सेलरेशन पूछा है, इस पर आगे की ओर फ्रिक्शन लगेगा और इसका मास 40 kg है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया F बाई 40 मतलब 60 बाई 40
मतलब 1.5 से स्लाइटली कम आएगा, क्योंकि 9.8 लेना था आपको, तो 1.47 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। ऑन ए रफ टेबल 3 blocks are placed as shown in the figure. Mass of each block is m and the coefficient of friction is mu. The force F is applied on the first block so as to move the system. The minimum value of F should be. आपको इस पर लगने वाला मिनिमम वैल्यू पता करना है। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है, ये कोई रफ सरफेस था, इस पर कोई ब्लॉक है M, ये आपके पास एक पुली लगी हुई है, इस पुली के कारण या फिर एक ब्लॉक है M, यहां फिर एक पुली लगी हुई है, और इस पुली के कारण एक ब्लॉक और है M। ये कह रहा है कि इस पर कोई फोर्स F अप्लाई किया है, इसको मूव कराने के लिए F चाहिए। देखिए यहां पर F है, मैं इधर से देखूं ये टेंशन T है, राइट, तो ये टेंशन आपके पास क्या होगी 2T। तो कंफ्यूजन, यहां पर टेंशन कोई और होगी, मान लो T1 होगी, तो ये क्या होगी 2T। अब गौर से देखिए, इसको मूव कराने के लिए पीछे को जो फ्रिक्शन लग रहा है F इक्वल टू वो मैक्सिमम कितना है म्यू mg, तो इसको मूव कराने के लिए म्यू mg चाहिए, इसका मतलब T इक्वल टू F इक्वल टू क्या होगा म्यू mg। इस ब्लॉक के लिए फिर पीछे को क्या है म्यू mg है, इसका मतलब जो T1 आपके पास है मूव कराने के लिए वो जरूरी होगा 2T प्लस म्यू mg। बैकवर्ड क्या है 2T प्लस म्यू mg, और इधर क्या था T1, तो ये ऑलरेडी म्यू mg था, तो 2 and 1 3 म्यू mg हो जाए। अब अगर मैं यहां देखूं तो यहां फिर से एक म्यू mg चाहिए, तो यहां से फोर्स F कितना चाहिए आपको 2T1 प्लस म्यू mg, और T1 इतना है तो ये 6 म्यू mg प्लस म्यू mg, तो इसका मतलब आपके पास कितना हो गया F इक्वल टू 7 म्यू mg हो। इसका मतलब आपको इतना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और जब इतना फोर्स अप्लाई करोगे तभी वो मूव कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन देखिए, ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg स्लाइड्स डाउन from the top of an inclined plane of of length 3 meter. The first 1 meter of the plane is smooth and the next 2 meter is rough. The block is released from rest and again comes to rest at the bottom of the plane. If the plane is inclined at an angle 30 degree with the horizontal, find the coefficient of friction between rough portion. देखो अच्छा सवाल है, इस क्वेश्चन को भी हम सीधा भी कर सकते हैं। आपके पास P से लेकर Q तक का 1 मीटर स्मूथ है और Q से R तक का 2 मीटर रफ है। देखिए P पर वेलोसिटी क्या थी 0, Q पर वेलोसिटी इसकी VQ हो जाएगी, और यहां पर फिर क्या आ गया रेस्ट में। यहां से यहां तक एक्सेलरेट हुआ है किससे G साइन थीटा से, और यहां से यहां तक ये रिटार्ड हुआ है, ऊपर वाला फोर्स ज्यादा था तो रिटार्ड हुआ है किससे म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा। रिटार्डेशन लगा है, फ्रिक्शन ज्यादा था, तो आप यहां से यहां के लिए क्या लिखोगे, यही लिखोगे वी क्यू स्क्वायर इक्वल टू वी पी स्क्वायर प्लस 2a1s। तो आप लिख सकते हैं वी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2g साइन थीटा इंटू 1।
Vp 0 है। आगे वाले के लिए आप लिख सकते हैं Vr² इक्वल टू VQ² माइनस 2AS, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक्सेलरेशन क्या है, रिटार्डिंग मोशन है, नेगेटिव हो जाए, और ये 0 दिया है तो आप लिख सकते हैं VQ² इक्वल टू 2A2S। ओके, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, देखिए VQ² इक्वल टू, ये एक नंबर था, 2A कितना है, G बाहर निकाल लिया, म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू S कितना है 2, ये आपके पास 2 नंबर इक्वेशन। अब 1 और 2 से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2G साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 2 to 4G म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया आपके पास 2 से, तो क्या आ गया, साइन थीटा इक्वल टू 2 म्यू कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा। आप लिख सकते हैं क्या, 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 म्यू कॉस थीटा, तो आपके पास म्यू कितना आ गया, 3 tan थीटा बाय 2। थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी दी है, 30 डिग्री दी है, तो tan 30 1/√3 होता है, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 20 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 क्वेश्चन में गिवन है द सिस्टम इज पुश्ड बाय ए फोर्स F as shown in figure, all surfaces are smooth except between B and C। B और C के बीच का सरफेस स्मूथ नहीं है, बाकी सब स्मूथ हैं। फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन B and C is म्यू, द मिनिमम वैल्यू ऑफ F टू प्रिवेंट द ब्लॉक। देखिए ये सब कांटेक्ट में है, और अगर ये सब कांटेक्ट में है तो उस केस में इसका कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा, देखिए ये 2m है, ये आपके पास m है, ये भी आपके पास 2m है, फोर्स F अप्लाइड है, तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन A क्या होगा, आप लिख सकते हैं A इक्वल टू नेट फोर्स बाय नेट मास, तो कितना हो गया 5। अब देखिए मैं केवल इस ब्लॉक की बात करूं तो इस ब्लॉक के लिए देखें, यहां पर नॉर्मल डायरेक्शन n होगा, ओके, इस वाले पर भी नॉर्मल n होगा, इस पर नीचे को वेट होगा, ऊपर को रोकने के लिए फ्रिक्शन लगा होगा। अब यहां से आप कह सकते हैं n इक्वल टू क्या होगा, 2ma होगा, और a आपको पता है f बाय, तो आपके पास 2f बाय क्या हो गया 5 हो जाए। अब आपको उसने कहा है कि रोकने के लिए f की वैल्यू क्या होगी, अगर ये रोकेगा तो mg इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग के बराबर हो। ओके, तो आप लिख सकते हैं यहां से म्यू n इक्वल टू mg, क्योंकि इसका वेट नीचे को mg है, n आपके पास क्या है 2f बाय 5 है, तो f इक्वल टू क्या हो गया 5mg बाय 2 म्यू, रिजल्ट आ जाएगा। ओके, 5mg बाय 2 म्यू सेकेंड आंसर हो जाएगा। ओके, ये था आपकी थर्ड स्टेज। लास्ट देखिए, एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, उनमें देखिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस हो गया था मेरा, ट्रक वाला क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, लास्ट स्टेज का फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कोई बेल्ट इज मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, ए बॉक्स इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन इट, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between them is 0.5, the distance that the block will move relative to the belt before coming to rest। देखिए एक मूविंग बेल्ट था, जैसे ही उस पर ब्लॉक रखेंगे तो ब्लॉक इनिशियली क्या है रेस्ट में, बेल्ट आगे को जा रहा है तो ब्लॉक की मोशन पीछे को होगी, तो ब्लॉक पर फ्रिक्शन किधर लगेगा आगे को। देखिए ये ब्लॉक है, इस पर फ्रिक्शन किधर लगा आगे को, और जो इसे आगे को एक्सेलरेट करेगा, क्यों, क्योंकि इसका सरफेस था जो एक बेल्ट की फॉर्म में है वो पीछे को जा रहा, तो मोशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट किधर होगी, तो पीछे को, ये इसे एक्सेलरेट करेगा, तो इसका एक्सेलरेशन, सॉरी ये आगे को था, ये बेल्ट आगे को जा,
तो ब्लॉक की मोशन इस बेल्ट के रेस्पेक्ट क्या होगी, पीछे को होगी, पीछे को होगी तो मोशन पीछे को, रिलेटिव फ्रिक्शन आगे को लगा, तो इस फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, म्यू एम जी, तो इसके कारण एक्सेलरेशन क्या होगा, म्यू जी। अब ये एक्सेलरेशन जब इसकी वेलोसिटी भी v कर देगा, देन रिलेटिव मोशन बिटवीन बोथ विल बी 0, तो इसका मतलब v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसने पूछा क्या है, इसने हमसे पूछा है कि डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस के लिए आप लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो इसका मतलब s इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2। v कितनी थी, बेल्ट की जो वेलोसिटी थी वो 2 मीटर थी, a कितना है, म्यू जी है, म्यू कितना है 0.5 इंटू 10, तो ये 1 हो गया, ये 4, तो आपके पास कितना हो गया 0.4 मीटर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखिए, 5th हो गया था आपका, 6th क्वेश्चन देखिए। ए ब्लॉक A of mass 4 kg and block B of mass 6 kg are resting on a horizontal surface as shown in the figure. There is no friction between the block B and the horizontal surface. The coefficient of friction between two blocks is 0.2. If the value of G equal to 10 meter per second, the maximum horizontal force can applied on B without any relative motion between A and B. आप लोगों ने कल पढ़ा था F की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जिससे वो दोनों साथ मूव करें, तो उसकी डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं, म्यू m1 प्लस m2g हो। आप लिख सकते हैं म्यू आपको कितना दिया है 0.2, और इन दोनों का सम कितना है 10 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 न्यूटन हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। 7th देखिए, जो अभी आपने इनक्लाइंड प्लेन वाला क्वेश्चन किया था, सेम वही क्वेश्चन है, वहां डिस्टेंस अलग अलग थी या सेम है। यहां मैं इसे दूसरे कंसेप्ट से कर देता हूं। ये ब्लॉक रेस्ट से था, यहां आकर उसकी मोशन मैक्सिमम थी या फिर रेस्ट में। ये रफ सरफेस था और ये स्मूथ सरफेस था। ऑलवेज इस पर नीचे को एक फोर्स लगेगा mg साइन थीटा, यहां इस पर ऊपर को फ्रिक्शन लगेगा F इक्वल टू म्यू mg कॉस थीटा, और mg साइन थीटा ऑलवेज ही रहेगा। ये भी आपके पास S है और ये भी आपके पास S है, तो आप डायरेक्ट वर्क से निकाल सकते हैं। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन किसका, mg का, तो mg साइन थीटा इनटू उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है 2s। फ्रिक्शन अपोजिट लगेगा, तो फ्रिक्शन का क्या हो गया म्यू mg cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है s, क्योंकि ये इतने से इतने में ही लगा है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली भी रेस्ट था, फाइनल भी रेस्ट में है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। mgs कॉमन आकर कैंसिल, आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इक्वल टू म्यू कॉस थीटा, तो आपके पास म्यू की वैल्यू क्या होगी 2 tan थीटा। जो अभी आपने 2-1 वाला क्वेश्चन किया था 3rd स्टेज का, उसको भी आप इस मेथड से कर सकते हैं, और इसको भी उस मेथड से कर सकते हैं जिससे आपने वो क्वेश्चन किया था। ओके, 7th के बाद देखिए नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखिए, AIPMT 2014 में आया था। A system consists of 3 masses m1, m2 and m3 connected by a string passing over a pulley P. The mass m1 hangs freely and m2 and m3 are on rough surface, horizontal surface. The coefficient of friction is mu. The pulley is frictionless and negligible mass. The downward acceleration of m1 is. काफी सिंपल। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं नीट में। देखो ये आपके पास m2 है, ये आपके पास m3, ये आपके पास कोई हैंगिंग मास है m1। यहां आपके पास फ्रिक्शन लगेगा और यहां भी फ्रिक्शन लगेगा। ये टेंशन टी है, ये टेंशन टी डैश है, और ये m1g। आप कह रहे हैं कि टेंशन एवरीवेयर कैंसल टू ईच अदर। ओके, टेंशन हर जगह एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, तीनों का मास सेम था, तो आपके पास एक्सेलरेशन के लिए एक्सटर्नल फोर्स कौन होगा, ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो मोशन की डायरेक्शन में क्या होगा mg माइनस
मोशन के अपोजिट फ्रिक्शन होगा F प्लस एफ डैश, बाय नेट मास क्या होगा M प्लस एम प्लस एम हो। F प्लस एफ डैश आपके पास क्या है, F प्लस एफ डैश इक्वल है दोनों, क्योंकि दोनों का मास सेम है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम है, तो mg माइनस 2 म्यू mg बाय 3m। तो आप लिख सकते हैं क्या होगा g बाय 3 1 माइनस 2 म्यू जैसा कोई आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा g 1 माइनस 2 म्यू बाय 3, थर्ड आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 9th के बाद फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास 14 नंबर और है। A block A of mass m1 rests on a horizontal table. A light string connected it to passes over a frictionless pulley at the edge of the table and from its outer end. Another block B of mass m2 is suspended. The coefficient of friction between the block and table is mu k. When block A is sliding on the table, the tension in the string is. देखिए, ये ऐसा ही क्वेश्चन है। ये कोई ब्लॉक 1 है, ये 2 ब्लॉक। जो हैंगिंग ब्लॉक है उसका मास इसने दे रखा है m2 और ये मास क्या है m1। या पीछे को इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, इसमें टेंशन T होगी। ये नीचे को m2g है, ये डेफिनेटली नीचे को एक्सेलरेट होगा। तो आप इस केस में लिख सकते हैं एक्सेलरेशन क्या होगा m2g माइनस एफ के बाई m1 प्लस m2, और एफ के क्या है m2 माइनस म्यू m1g था, मैंने कॉमन ले लिया, बाय m1 प्लस। अब आपने टेंशन फाइंड करनी है, चाहो तो आप यहां से कर लो, चाहो आप यहां से कर लो। यहां से लिख सकते हैं m2a इक्वल टू m2g माइनस टी, तो t इक्वल टू क्या होगा m2g माइनस a, और a की ये वैल्यू रख लेंगे m2 माइनस म्यू m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। आप इसे सिंप्लीफाई कर लेना, आपके पास टेंशन आ जाएगी। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, आप सिंपली इसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 हो गया था, 16 नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, 218 में आया है। तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन सही कह रहा है। कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज द डायमेंशनल ऑफ लेंथ गलत कह रहा है। ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। ओके, नेक्स्ट देखिए 19th क्वेश्चन। आपके पास 2 क्वेश्चन बचे हैं, 19th और 20। 19th क्वेश्चन देखिए, नंबर क्वेश्चन देखिए। गिवन इन द फिगर are 2 blocks A and B of weight 20 Newton and 100 Newton respectively. These are being pressed against a wall by a force F as shown. If the coefficient of friction between the blocks is 0.1 and between block B and wall is 0.15, the frictional force applied by the wall on block B is. ये B है, ये A, इस पर आपने कोई फोर्स F अप्लाई किया है, ये नीचे को स्लाइड होने लगेगा, तो इस पर फ्रिक्शन ऊपर को लगेगा F, इस पर वही फ्रिक्शन नीचे को लगेगा F, राइट, और इस पर ऊपर को लगेगा F2, और इसका वेट किधर होगा नीचे को। आप कह सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स F1 बैलेंस टू M1G। ओके, M1 कितना है 20 न्यूटन है, तो ये क्या हो गया 20। B के लिए देखें, आप कह सकते हैं F1 प्लस M2G इक्वल टू F2, देन आप लिख सकते हैं F2 इज इक्वल टू F1 कितना है 20 न्यूटन और प्लस आपके पास M2 कितना गिवन है 100 न्यूटन, तो कितना हो गया 120 न्यूटन। अब देखिए यहाँ अगर नॉर्मल n लगता है तो आप यहां से लिख सकते हैं F2 इक्वल टू क्या होगा म्यू n हो, तो n इक्वल टू 120 बाय म्यू हो जाएगा। म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी दी है 0.1 दी है। ओके,
तो आपके पास कितना हो गया, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स ही पूछा था आपसे, यही आंसर पूछा था। ओके, अगर नॉर्मल पूछ लेता तो उसको इस तरीके से निकाल लेते, इसका फर्स्ट आंसर आ जाए। नेक्स्ट देखिए, टू पुली M1 M2 दो मास दे रखे हैं, आर मूव एज शो द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना, द मिनिमम वेट शुड बी पुट ऑन द टॉप टू स्टॉप द मोशन। वही आ गया, हैंगिंग मास मैंने आपको बताया था, इसमें हैंगिंग मास कितना है M1, और यहां पर जो मास पड़ा है आप लिख सकते हैं M1 इक्वल टू म्यू M2 प्लस M। आपने वैल्यू रख देनी है, M1 आपको दे रखा है 5, म्यू आपको दिया है 0.15, M2 आपको दिया है 10 प्लस M। तो ये आपके पास कितना आ गया, 100/3 माइनस 10 इक्वल टू M, तो 70/3 आपके पास M की वैल्यू आ जाएगी। ओके, 70/3 का मतलब 227 के अप्रॉक्सीमेट आ जाएगी। ओके, निकाल लेना इसको। M इक्वल टू कितना आ गया, M इक्वल टू 2 3 to 10 10/3 लगभग 23 के आसपास आ जाएगा, देख लेना इसका जो भी ऐसा आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या था, फ्रिक्शनल फोर्स के शीट थी। नेक्स्ट टॉपिक अपन करते हैं लॉ वर्क एनर्जी पावर। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करेंगे वर्क एनर्जी पावर। ओके, वर्क एनर्जी पावर क्या है देखिए, देखिए वर्क की बात करते हैं। वर्क क्या है, वर्क when a force applied on a body, then the product of force and displacement in the direction of force is known as work। वर्क क्या होगा, when a force is applied on a body due to which body displace, डिस्प्लेसमेंट कहाँ होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में डिस्प्लेसमेंट होता है। देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नॉन एज वर्क। तो वर्क इक्वल टू क्या होगा, F cos थीटा, या S क्या है, डिस्प्लेसमेंट है किसमें, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में। ओके, F क्या है, फोर्स। इस केस में आप लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो वर्क इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास थीटा इक्वल टू 0 हो तो वर्क डन मैक्सिमम होगा, क्या होगा, Fs। और अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो वर्क डन क्या होगा, 0। और अगर थीटा इक्वल टू 180 हो तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। जब थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होती है तो वर्क डन नेगेटिव पॉजिटिव होता है, और व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री देन वर्क डन विल बी नेगेटिव, और व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन वर्क डन इक्वल टू 0। तो वर्क डन में भी 0, में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव। एक देखिए यहीं से अगर मैं ये वर्क डन को लिखूं Fs cos थीटा, यहाँ S cos थीटा को आप ऐसा भी लिख सकते हैं F इंटू प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट along force। या इसको F cos थीटा इंटू एस भी लिख सकते हैं, वहां से आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इंटू प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स along
डिस्प्लेसमेंट। मेरी बात क्लियर? तो वर्क डन को आप ऐसा भी लिख सकते हैं। यहां से अगर मैं यूनिट्स की बात करूं तो पहली आती है इनर्शियल यूनिट्स जो होती हैं, वो क्या है? 1 जूल। जूल का मतलब होता है न्यूटन इनटू मीटर, इसका मतलब 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। दूसरी होती है 1 अर्ग। अर्ग का मतलब होता है डाइन इंटू सेंटीमीटर, और उसे आप लिख सकते हैं 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। और आपको पता है 1 जूल इक्वल टू क्या होगा? 10⁻⁷ अर्ग। ये इनर्शियल यूनिट्स है। अगर हम ग्रेविटेशनल यूनिट्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल यूनिट्स क्या होंगी? ग्रेविटेशनल यूनिट्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल यूनिट्स आप लिख सकते हैं 1 किलोग्राम मीटर। इसका मतलब होता है 1 किलोग्राम फोर्स के कारण बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस हुई, और 1 किलोग्राम फोर्स का मतलब होता है 9.8 न्यूटन इंटू मीटर, मतलब 9.8 जूल लिख सकते हैं। दूसरा होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 ग्राम फोर्स के कारण बॉडी डिस्प्लेस हुई है 1 सेंटीमीटर। आप लिख सकते हैं 980 डाइन इंटू सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और 980 डाइन इंटू सेंटीमीटर को 980 अर्ग भी लिख सकते हैं। क्लियर? आप इसको लिखते हैं 9.8 जूल, इसका मतलब 10⁻⁷ अर्ग, और इसका मतलब होता है 980 अर्ग। तो इसका मतलब क्या हो गया? आप लिख सकते हैं 1 किलोग्राम मीटर को आप लिख सकते हैं 10⁻⁵ ग्राम सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और डायमेंशन आपको पता लग ही गया, mL2T-2 डायमेंशन होती है किसकी? वर्क की होती है। मेरी बात क्लियर? अब यहाँ से जब भी हम वर्क डन की बात करेंगे तो हमारे पास 2-3 कंसेप्ट आ जाएंगे। हो सकता है फोर्स कांस्टेंट हो सकता है फोर्स वेरिएबल हो। किसी कांस्टेंट फोर्स और किसी वेरिएबल फोर्स के कारण भी आप वर्क डन डिफाइन करेंगे। देखिए, सबसे पहले कांस्टेंट फोर्स की बात करें। If the both magnitude and direction of force remain constant, then force is known as constant force. Okay? For constant force अगर मैं बात करूं, मान लीजिए F वेक्टर इक्वल टू F1 I कैप प्लस F2 J कैप प्लस F3 K कैप, एंड डिस्प्लेसमेंट S वेक्टर इक्वल टू, इसके कारण बॉडी डिस्प्लेस हो रही है कहाँ से? x1 y1 z1 से x2 y2 z2 तक। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट आप लिख सकते हैं x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, और z2 माइनस z1। इस केस में वर्क डन क्या होगा? आपके पास फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो F1 x2 माइनस x1 प्लस F2 y2 माइनस y1 प्लस F3 z2 माइनस z1, ये आपके पास क्या होगा? वर्क डन हो जाएगा। राइट? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आप कह सकते हैं ए बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम P 234 मीटर टू Q ड्यू टू ए कांस्टेंट फोर्स F वेक्टर इक्वल टू 2 I कैप माइनस 3 J कैप प्लस 4 K कैप न्यूटन। फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स। फाइंड द
वर्क डन बाय फोर्स। आपको फोर्स के कारण वर्क डन पता करना है और बॉडी डिस्प्लेस हुई है, आपके पास जो बॉडी है, और वो डिस्प्लेस कहाँ से कहाँ हुई है? बॉडी डिस्प्लेस हुई है किसी पॉइंट P से किसी पॉइंट Q तक, और उनके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं? बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? फाइनल 6 इनिशियल 2, तो 6 माइनस 2 आई कैप। फाइनल 2 इनिशियल 3, तो 2 माइनस 3 जे कैप। फाइनल 5 इनिशियल 4, तो 5 माइनस 4 के कैप। आप लिख सकते हैं 4 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यू नो फोर्स F इक्वल टू आपको गिवन है, कितना गिवन है? 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप और प्लस 4 के। देन वर्क डन क्या होगा? F डॉट एस ना, तो आप लिख सकते हैं I डॉट आई 1 होता है, तो 4 to 8 माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3, 4 इंटू 1 4, तो आपके पास कितना आ गया? 15 जूल आपके पास वर्क डन आ जाएगा। मेरी बात क्लियर? तो जब भी कांस्टेंट फोर्स होगा उस केस में आपने नॉर्मली इस तरह से वर्क डन डिफाइन कर लेना, या कई कांस्टेंट फोर्स के कारण वर्क डन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, एग्जांपल्स हैं इसके, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। मान लीजिए ये कोई पाथ है आपके पास, ये दो अलग अलग पाथ है, राइट? या एक ही पाथ है, एक बार लीजिए, मान लीजिए ये कोई पाथ है आपके पास, कोई बॉडी पॉइंट P से Q तक डिस्प्लेस हो रही है, वो किसी भी वेलोसिटी से या जा रही है, m है। इस केस में अगर मैं बात करूं, इसके कोऑर्डिनेट अगर 0 0 है तो ये L लेंथ गया और h हाइट गया, इसे आप LH लिख सकते हैं। इस पर वेट किधर लग रहा है? नीचे को लग रहा है mg। तो जब बॉडी P से Q जाएगी, देखो फोर्स क्या है? ऑलवेज फोर्स क्या है? माइनस mg जे कैप एन डाउनवर्ड। अब देखो जैसे बॉडी P से Q जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, तो L आई कैप प्लस H। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, I डॉट जे 0, J डॉट जे 1, तो क्या हो गया? माइनस mg। और अगर बॉडी Q से P आएगी, Q से P के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? Q इनिशियल है, P फाइनल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस L आई कैप माइनस H जे कैप। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो गया? F डॉट एस। F आपके पास क्या है? mg j, J डॉट आई 0 और माइनस माइनस प्लस mg h। इसका मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? प्लस mg h। अगर मेरे पास दो अलग अलग पाथ होते, यहां से एक बात क्लियर होगी कि वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड करता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पर। ओके, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पर, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। क्योंकि अगर मेरे पास दो अलग अलग पाथ होते, मान लीजिए आपके पास ये दो पाथ हैं, आपको इस दो पाथ दिए हुए हैं, मान लीजिए ये रहे वो दो पाथ, इन दोनों पाथ का इनिशियल पॉइंट सेम है और फाइनल पॉइंट भी सेम। बॉडी सेम मास की, चाहे 1 के थ्रू जाए चाहे 2 के थ्रू जाए, दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। वर्क डन फर्स्ट पर भी वही होगा और सेकंड पर भी वही होगा।
और ऊपर जाने पर वर्क डन नेगेटिव होगा -mgh, और नीचे आने पर वर्क डन पॉजिटिव होगा +mgh, क्योंकि दोनों की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ बट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अगर वो इस पाथ से जाए और इस पाथ से वापस आ जाए, देन क्या होगा, ये तो ऊपर जा रहा था, यहां से नीचे आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, उस केस में, पहले वाले केस में क्या था, दोनों ऊपर जा रहे थे तो वर्क डन क्या था, इक्वल। अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, वो कहे कि फर्स्ट से ऊपर जाए और सेकंड से नीचे आए, तो उस केस में आप कह सकते हो वर्क डन बाय ग्रेविटी फर्स्ट के लिए क्या है, -mgh, और वर्क डन बाय ग्रेविटी सेकंड के लिए कितना है, +mgh। और लूप के अंदर टोटल वर्क डन कितना हो गया, इन दोनों का सम करेंगे और इन दोनों के सम से आपके पास वर्क डन क्या आ गया, 0। इसका मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी, 2-3 बातें क्लियर हो गई हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ बट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी इन ए क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0। मेरी बात क्लियर? ये था वर्क डन बाय ग्रेविटी, ए कांस्टेंट फोर्स। अगर आपके पास बॉडी हॉरिजॉन्टली जा रही है, मान लीजिए ये कोई हॉरिजॉन्टल है, बॉडी किसी वेलोसिटी से इधर जा रही है और इसका वेट नीचे को है, उस केस में डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली इधर होगा, तो उस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू cos 90, FGS cos 90 0 होता है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ये था वर्क डन बाय ग्रेविटी, अप जाने पर -mgh, डाउन जाने पर +mgh, हॉरिजॉन्टल जाने पर 0, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ये कुछ बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, एक और कांस्टेंट फोर्स की हम बात करते हैं यहाँ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। देखिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, हम अमूमन कहते हैं कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0, जरूरी नहीं है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स में हम पहला पॉइंट करेंगे, पहला है बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। देखिए इस कंसेप्ट को समझिए जरा, ये कोई बॉडी है, इस पर F फोर्स लग रहा है, या फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया, 0, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, उस केस में वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, 0। लेकिन जरूरी नहीं कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। जैसे मान लीजिए आपके पास ये दो ब्लॉक है, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी, इस पर फोर्स F लग रहा है, तो आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन ए का और बी का बराबर है, और कितना है, F बाय m1 प्लस, अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट भी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। आफ्टर t टाइम डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, at², तो डिस्प्लेसमेंट भी दोनों का सेम होगा, रिलेटिवली क्या होंगे, रेस्ट में होंगे। तो उस केस में मैं A की बात करूं, A पर लगने वाला फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, राइट, और डिस्प्लेसमेंट इधर को होगा, और B पर लगने वाला फ्रिक्शन भी स्टैटिक होगा और डिस्प्लेसमेंट इधर को होगा, राइट। तो आप इस केस में क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ए, के लिए क्या लिखेंगे, WA इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो आप लिख सकते हैं -FS इंटू SA, और ऑन B देखेंगे तो B पर क्या होगा, B पर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन,
तो डब्ल्यू बी इक्वल टू प्लस एफ एस इंटू एस बी। तो नेट कितना हो गया आपके पास, डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। ये कहाँ है, ऑन सिस्टम कह सकते हैं। नेट का मतलब ऑन सिस्टम। इस पूरे सिस्टम पर वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, इन दोनों वर्क का सम। ए का फ्रिक्शन क्या था, बैकवर्ड, ए डिस्प्लेस हो रहा है फॉरवर्ड, और जितना ए डिस्प्लेस हो रहा है उतना ही बी डिस्प्लेस हो रहा है। बी पर फ्रिक्शन किधर है, फॉरवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, फॉरवर्ड। बोथ आर सेम डायरेक्शन, वर्क डन पॉजिटिव, और बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, वर्क डन नेगेटिव। तो रिजल्टेंट क्या हो गया, एफ एस माइनस एस ए प्लस एस बी, और बोथ आर इक्वल, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है तो उस केस में आप लिख सकते हैं नेट वर्क डन विल बी। तो क्या रिजल्ट आया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स मे बी पॉजिटिव, may be negative, but net work done by friction is always 0. net work done by static friction always क्या होगा, 0 होगा। किसी इंडिविजुअल पार्ट में इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगर हम वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन देखें, ये मान लीजिए काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें, जब इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन बैक साइड में होगा, एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा, जिससे डिस्प्लेसमेंट भी नॉन जीरो होगा, बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगी। उस केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन बोथ आर इन अपोजिट ना, तो माइनस एफ के एस होगा, मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन काइनेटिक क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जरूरी नहीं है हर बार ही नेगेटिव हो। अगर मैं इंडिविजुअल ब्लॉक की बात करूं, यहां पर एक्सेलरेशन इक्वल नहीं, ए नॉट इक्वल टू बी, जिस पर फोर्स अप्लाइड होता है, तो जब इक्वल नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा बिटवीन बोथ ब्लॉक, काइनेटिक। ये तो स्मूथ सरफेस है, वही सेम कहानी। इस केस में अगर ये फ्रिक्शन काइनेटिक है तो डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ बराबर नहीं होगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं है तो जिस पर अप्लाइड फोर्स होगा उसका डिस्प्लेसमेंट दूसरे के डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा। अब यहाँ देखिए, जब इस पर फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा, ये F आगे को है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे को, उतना ही फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, B पर लगेगा। उस केस में वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन चेक करेंगे, यहां से वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन किस पर, A पर, तो क्या हो गया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन A इक्वल टू एफ के एस ए, और B के लिए क्या हो गया, एफ के एस बी। तो नेट वर्क डन की बात करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, एफ के माइनस एस ए प्लस एस बी, और आपको पता है कि ए का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा किससे, बी से, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों नेगेटिव हो गया, नेगेटिव वाला बड़ा है, पॉजिटिव छोटा था, तो नेट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी नेगेटिव। मेरी बात क्लियर। और नेगेटिव हो जाएगा उस केस में आप कह सकते हैं कि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन में भी नेगेटिव और में भी पॉजिटिव, बट नेट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। ओके, ये था आपके पास कांस्टेंट फोर्स के कारण वर्क डन के दो कंसेप्ट। ओके, एक ग्रेविटेशन के कारण था, दूसरा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का वर्क डन क्या है, डिपेंड ऑन पाथ। ओके, लेकिन ग्रेविटेशनल का वर्क डन क्या था, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। मेरी बात क्लियर। अब देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है किसी वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क डन क्या। देखिए, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स क्या होता है, इफ द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ of a force are changed with time, then force is known as a variable force। और वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क डन क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स दो तरह का हो सकता है जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक हो सकता है फोर्स इज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पोजीशन,
हो सकता है फोर्स इज फंक्शन ऑफ टाइम, राइट। दो तरह का, एक टाइम वेरिंग फोर्स हो सकता है, एक पोजीशन वेरिंग फोर्स हो सकता है। मैं पहले बात करूंगा पोजीशन का जो डिस्प्लेसमेंट का जो फंक्शन होगा उसमें क्या होगा। देखो मान लीजिए मेरे पास कोई फोर्स है, एफ वेक्टर इक्वल टू एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप और एफ जेड के कैप। इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डी एस वेक्टर इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड। क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे थोड़ा सा x में dx, y में डिस्प्लेसमेंट dy और z में कितना है dz, तो उस केस में वर्क डन क्या हो गया आपके पास, dw इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, f डॉट ds। तो आपके पास क्या हो गया, fx dx प्लस fy dy और प्लस fz। तो उस केस में नेटवर्क डन आपके पास क्या हो गया, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। तो आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस। तो आपके पास वर्क डन क्या हो गया, अगर इसके कारण बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम पी x1 y1 z1 टू q x2 y2 z2, देन आप लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई और एफ जेड डी जेड फ्रॉम एक्स वन वाई वन जेड वन टू एक्स टू वाई टू। आप यहाँ तक इसको इंटीग्रेट करेंगे तो उस केस में आपके पास वर्क डन क्या आ जाएगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू और कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। मेरी बात क्लियर, आप उसे इस तरह से इंटीग्रेशन से करेंगे। इसका एग्जाम्पल देखें तो आप पढ़ते हैं एक स्प्रिंग फोर्स। आपको पता है जब भी स्प्रिंग एक्सपेंड होता है तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू माइनस के एक्स। मान लीजिए आपके पास ये कोई स्प्रिंग था, ये इसकी मीन पोजीशन थी, ये इससे एक्सपेंड हो रहा है, ये मान लो x है, हो सकता है ये इससे कंप्रेस हो रहा हो, इसको हम एक्सट्रीम पोजीशन भी कह देते हैं। ये मेरे पास एक्सट्रीम पोजीशन है, जब x की वैल्यू मैक्सिमम होगी, उससे आगे ना जा पाए तो वो उस केस में क्या होगी, एक्सट्रीम पोजीशन। मैंने मान ही लिया कि ये इससे आगे नहीं जा रहा, राइट। अब उसका जो मेन पोजीशन के रेस्पेक्ट डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियली x1 भी हो सकता है और x2 भी हो सकता है, वो x1 भी हो सकता है और वो x2 भी हो सकता है। उस केस में वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन f dx, क्योंकि ओनली एक ही एक्सिस चेंज हो रही है फ्रॉम x1 टू x2। आप लिख सकते हैं माइनस के एक्स डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2। आपके पास वर्क डन क्या आया, माइनस एक्स स्क्वेयर बाई टू फ्रॉम x1 टू x2। तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा k बाई टू x1 स्क्वेयर, नेगेटिव होने के कारण पहले लोअर लिमिट फिर माइनस अपर होगा, तो ये ना माइनस के बाई टू अपर का स्क्वेयर माइनस लोअर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k बाई टू x1 स्क्वेयर माइनस x2। ये आपके पास वर्क डन आ जाएगा। मेरी बात क्लियर। अब देखिए अगर हमारे पास x1 इक्वल टू 0 हो और x2 या तो प्लस x हो या माइनस x, मतलब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम में या तो एक्सपेंड हो या एक्सट्रीम में कंप्रेस हो, ये क्या है प्लस x और ये क्या है माइनस x है। मेरी बात क्लियर। x2 चाहे प्लस x हो चाहे माइनस x हो, देन आपके पास वर्क डन क्या होगा, 0 माइनस, तो माइनस 1/2 के एक्स स्क्वेयर हो जाए।
कहने का मतलब वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स विल बी नेगेटिव कब, जब स्प्रिंग मूव फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, व्हेन मीन टू एक्सट्रीम। मान लो कोई स्प्रिंग पड़ा, इधर से कोई बॉल आई, इससे कोलाइड हुई, ये कंप्रेस हो गया, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। मान लो ये यहाँ पड़ा है, इधर से फोर्स लगाकर एक्सपेंड कर दिया, तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव। कितना होगा, -1/2 kx स्क्वायर। और अगर आपके पास x1 इक्वल टू प्लस माइनस x और x2 इक्वल टू 0, दैट इज स्प्रिंग ऑलवेज एक्सपेंड पोजीशन में था, आपने यहां से छोड़ा या रिमूव किया, तो उस केस में वो मीन पोजीशन में आया, उस केस में वर्क डन ऑलवेज क्या होगा, वर्क डन एक्स स्क्वायर माइनस 0, तो 1/2 kx² होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मेरी बात क्लियर। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ एंड फॉर ए क्लोज लूप। क्लोज का मतलब x1 0 था, लेकर गए एक्सट्रीम, वापिस मीन में लाए, तो x2 भी क्या हो गया, 0, देन वर्क डन विल बी 0। लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, the work done by spring force does not depend on path, depend on only initial and final positions, and in a closed loop या for a closed loop work done by a spring force is always 0। मेरी बात क्लियर। ये था वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। अब अगर हम वेरिएबल फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें, तो कुछ क्वेश्चंस किस टाइप से होंगे, देखिए यहां से देखिए, एक पॉइंट और रह गया था इसमें। अगर फोर्स टाइम का फंक्शन हो तो क्या होगा। देखिए आपको पता है फोर्स टाइम का फंक्शन है, इससे आप लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास इज आल्सो द फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, तो आप लिख सकते हैं dv/dt इक्वल टू क्या होगा, आपके पास gt होगा। अब आप यहां से वर्क डन निकाल लेंगे, तो वर्क डन इक्वल टू एफ डी एस होता है ना, आप लिख सकते हैं इसको क्या, एम ए डी एस ना। आप इसको लिख सकते हैं एम इंटीग्रेशन dv/dt इंटू डी एस। आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी, तो एम वी डी वी। तो जब आप इसका रिजल्ट निकाल लोगे तो v²/2, इसका मतलब वर्क डन इस केस में इक्वल होगा किसके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल से भी आप उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। जब भी आपको फंक्शन ऑफ टाइम जैसा कोई क्वेश्चन दिया होगा, उस केस में वर्क डन इस कंसेप्ट से निकाल सकते हैं। यहाँ से आपको v निकालना होगा, तो dv इक्वल टू आप क्या निकाल लोगे, gt/dt। आप इंटीग्रेशन करोगे 0 से t तक, इसकी वेलोसिटी निकाल लोगे। वेलोसिटी टाइम की टर्म आएगी, आपको जिस टाइम में पता करना है उस टाइम में आप उसका रिजल्ट निकाल सकते हो। मेरी बात क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें अगर इस पर, मान लीजिए आपको कोई फोर्स दिया है, ए वेरिएबल फोर्स F इक्वल टू 4x plus 3 Newton is acted upon a body such that it displays from x equal to 0 to x equal to 2 meter, then find the work done by फोर्स। तो आपको वर्क डन पता करना है फोर्स का। ओके, अब देखिए
f इक्वल टू 4x है तो आप w इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन f dx, और वो कहाँ से, 0 से लेकर के 2 तक। तो उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, 4x प्लस 3 dx, कहाँ से लेकर, फ्रॉम 0 टू 2। आप लिख सकते हैं 4 इंटीग्रेशन x dx फ्रॉम 0 टू 2 प्लस 3 इंटीग्रेशन dx फ्रॉम 0 टू 2। मैंने अलग अलग कर लिया। x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 4x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू 2 प्लस 3x फ्रॉम 0 टू 2। तो आपके पास क्या आ जाएगा, अपर लिमिट रखोगे 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 0। तो आपके पास क्या रिजल्ट आया यहाँ से, 2 to 4 इंटू 2 8 प्लस 6 इक्वल टू 14 जूल। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही आपके पास एक और क्वेश्चन आ जाता है। मान लीजिए दोनों आपके पास अलग अलग वेरिएबल्स आ जाते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है, ए बॉडी मूव फ्रॉम 112 to 4 meter under the action of a force F equal to 3x square I cap plus 2y j cap. Find the work done by force. आपको फोर्स का वर्क डन पता करना है। सिंपल, आपको पता है एफ वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है एफ वेक्टर वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी एस होता है। आप लिख सकते हैं क्या, 3x स्क्वायर आई कैप, और ds को dx आई कैप लिखेंगे तो इंटू डी एक्स एंड 2y इंटू डी वाई। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, आपके पास फोर्स आ जाएगा। ओके, सॉरी वर्क डन आ जाएगा। आज हम इतना ही कराएंगे, बाकी कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।